नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको अध्याय 6 पढ़ाने वाला हूँ भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड का। और इसमें सबसे पहले मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमारी जो IPC मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 है, उसके मैं स्टार्टिंग के 10 अध्याय आज फिर से आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए जाके, ठीक है। पशा दशा द्वारा प परिचय, साधारण स्पष्टीकरण, दंडों के विषय में प्रावधान, साधारण अपवाद, इसी में आ जाता है निजी सुरक्षा जो मैंने परसों आपको बताया था। उसके बाद कल मैंने आपको बताया था दुष्प्रेरण, ये आता है अध्याय 5 में। अध्याय 5 में ही एक अध्याय और जोड़ा गया है जिसमें आपराधिक षड्यंत्र भी जोड़ा गया है। और आपराधिक षड्यंत्र में 2 धाराएं जोड़ी गई, 120A 120B। ये सारा मैं आपको कल बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा अध्याय 6 जिसमें दिया गया है राज्य के विरुद्ध अपराध, ठीक है। ये दिए गए हैं राज्य के विरुद्ध अपराध धारा 121 से लेकर धारा 130 तक, ठीक है। ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी मतलब कि आप कल को अगर दरोगा बन के जाएंगे तो आप एक राज्य के मतलब एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में होगा, आपके ऊपर आपके कंधे पे जिम्मेदारी होगी। उस राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की आपके ऊपर राजनेताओं का प्रेशर होगा, आपके सीनियर्स का प्रेशर होगा, पब्लिक का प्रेशर होगा, बहुत तरीके के प्रेशर होंगे। तो उन सब से किस तरह से आप निपट सकते हैं आपको ये सब समझाया जाएगा। हालांकि ये सब कुछ आपको जब आपकी ट्रेनिंग होगी उस टाइम भी आपको सारा कुछ मतलब एक तरह से पढ़ाया जाएगा। ट्रेनिंग में सारी कुछ पढ़ाई होती है कि, लेकिन ये अब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अध्याय 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप। इसके बाद अध्याय 7 में मतलब हमारी जो सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है। धारा 8 में मैंने आपको बताया था लोक प्रशस्ति या लोक प्रशासन के विरुद्ध अपराध। धारा 9 लोक सेवकों द्वारा अपराध। धारा 9A चुनाव से संबंधित अपराध। अध्याय 10 ये सारे अध्याय हैं, ठीक है। मैंने कहीं अगर धारा बोल दी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सारे आप समझ सकते हैं, ये सारे अध्याय हैं, ठीक है। और अध्याय 10 में है लोक सेवकों के विधि पूर्व प्राधिकार के अवमानना के विषय से संबंधित, ठीक है। ये इतना तो हो गया है आपके अध्याय 10 तक की जो मतलब एक तरह से जो इंट्रोडक्शन था वो। अध्याय 1 परिचय, स्पष्टीकरण, दंडों के विषय में प्रावधान, साधारण अपवाद, दुष्प्रेषण, आपराधिक षड्यंत्र, राज्य के विरुद्ध अपराध, सेना नौसेना के विरुद्ध अपराध, लोक प्रशस्ति के विरुद्ध अपराध, लोक सेवकों द्वारा अपराध, चुनाव से संबंधित अपराध और लोक सेवकों के विधि पूर्ण जो भी है अवमानना के विषय में अपराध, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा अध्याय 5A तक कल हो चुका था। आज मैं बात करता हूँ अध्याय 6। अध्याय 6 में सिंपल सा दिया गया है हमारा राज्य के विरुद्ध अपराध, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज्य के विरुद्ध अपराध, हो गया। ये आ गया है आपका राज्य के विरुद्ध अपराध, आपको दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। इसमें सिंपल सा दिया है अध्याय, जो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध किस अध्याय में दिया गया है, तो अध्याय 6 में। अध्याय 6 कहाँ से कहाँ तक है, धारा 121 से लेकर धारा 130 तक है। ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं धारा 121 में है क्या, या अध्याय 6 में है क्या, उसकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, ठीक है। मतलब एक तरह से हमारा जो राज्य है, आप सबको मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही बताया था कि संपूर्ण भारत को ही एक राज्य माना जाता है। लेकिन उसमें भी जैसे उत्तर प्रदेश कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, लेकिन वो दरअसल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार जो हमारा पूरा हिंदुस्तान है ना, उसको एक राज्य बोला गया है, ठीक है। आप जैसे कि हमारी जो संविधान है, संविधान का चाहे आर्टिकल 13 उठा लीजिए, आर्टिकल 12 उठा लीजिए या फिर आर्टिकल 36 उठा लीजिए, सभी में सीधा यही दिया गया है कि राज्य की परिभाषा वहाँ पे सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि वो एक जो राज्य लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे भी जो राज्य लिखा है ये संपूर्ण भारत को एक तरह से चिन्हित करता है, ठीक है। ये हो गया राज्य के विरुद्ध अपराध, इसकी जो प्रॉपर वो थी उसके। अब इसमें धारा 121 में बोला है इसने भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना। एक्सप्लेन शायद आपको ये इसी से हो गया होगा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। जैसे कि मैं हूँ या आप में से कोई व्यक्ति अपने आप, हमेशा अगर आप ये सोचा करें ना कि सोच के रिलेट करके पढ़ें तो हमेशा अपने आप का एग्जाम्पल लिया करो, अपनी फैमिली का एग्जाम्पल लिया करो, ठीक है। मैं हूँ, मैं भारत सरकार के विरुद्ध विरुद्ध युद्ध करता हूँ। जैसे कि भारत सरकार क्या हो जाती है, जैसे कि भारत की संसद ने अभी किसान बिल लेके आई, भारत की संसद किसान बिल लेके आई, उसका पुरजोर विरोध हुआ, सबको पता होगा। तो विरोध
सिर्फ एक मतलब एक तरह से जो हमारी संविधान के अकॉर्डिंग जो विरोध करने का एक माध्यम दर्शाया गया है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं, उसको एक आंदोलन का नाम दिया गया। लेकिन यदि यहाँ पे केवल विरुद्ध युद्ध करना, यानी कि वही किसान आपने देखा था दिल्ली में मतलब उन्होंने तलवार वगैरह लहराई थी, या वहीं पे तलवार को छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कि एक तरह से वो जो किसान थे या जो भी थे, वो यदि मतलब बंदूक उठा लेते, अब वो बंदूक उठा के किसी मंत्री को, जैसे कि हमारे जो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय के जो मंत्री थे वो हमारे हैं तोमर साहब, यानी नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मुरैना मध्य प्रदेश, सॉरी वो तो अलग हो गया, मतलब तोमर साहब को कोई किसान गोली मार देता है, तो ये क्या हो गया, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध हो गया, ठीक है। अब सपोज कोई एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति ने गोली मारी, लेकिन एक्स व्यक्ति को भड़काया किसने? मैंने कल आपको बताया था दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक, उसकी डेफिनेशन बताई थी सारी। यदि आपने कल वाली वीडियो नहीं दी तो देख लीजिए जाके, क्योंकि दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, और ये अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो शायद दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरण ये आपको कहीं ना कहीं, आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें भी ये वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने देख ली होगी वीडियो, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए जाके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जैसे कि एक्स व्यक्ति ने गोली मारी, अब एक्स व्यक्ति को भड़काया किसने है, उसको हथियार किसने प्रोवाइड किए, उसको फंडिंग किसने दी है, तो ये सारा काम होता है दुष्प्रेरण करना, ठीक है। तो ऐसा करने का भी जो यदि सोचा किसी ने कि मतलब भारत सरकार के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति को दुष्प्रेरण किया जाता है तो उसकी भी जो डेफिनेशन है वो धारा 121 के अंतर्गत ही दी गई, ठीक है। इसके बाद धारा 121 में ए, ये अभी बाद में जोड़ा गया धारा 121 ए। आप सबको मैंने बताया था जहाँ पे भी ये ए बी सी डी ये लगा आ जाए, इन सब का मतलब ये होता है कि ये सब बाद में जोड़े गए, ठीक है। तो धारा 121 ए में बोला गया है, धारा 121 में परिभाषित अपराध की साजिश करना, मैंने आपको बताया था दुष्प्रेरण, भड़काना, साजिश करना, यानी एक तरह से एक मीटिंग उठाना, उसको प्रॉपर एक तरह से मतलब जो ब्लू चार्ट होता है एक तरह से उसको क्रिएट करना कि यहाँ से तोमर साहब पार्लियामेंट से निकलेंगे, उसके बाद में आपने वो एक मूवी कौन सी थी जिसमें पार्लियामेंट पे हमला दिखाया गया था, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है ना, कि यहाँ से वो मंत्री निकलेगा या यहाँ से ये घुसेंगे, वहाँ से बाद इस खंबे से होके यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हमारा एक बंदा खड़ा रहेगा, वो आपको पिस्टल प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद में इस तरह मतलब एक तरह से जो पूरा प्लान होता है, प्लान को बोलते हैं साजिश करना, एक प्लान बनाना, ठीक है। मतलब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो है दुष्प्रेरण, यहाँ पे डायरेक्ट मतलब एक तरह से आपने एक्शन ले लिया या एक्शन करने का प्रयास किया, ये हो गया। जैसे कि मतलब तोमर साहब को मारने का प्लान बना लिया, यहाँ पे 121 में बोला गया है कि साजिश करना, कि हम प्लान बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, या तो हमने उनको मार दिया या हम गए उनको मारने और हमारा निशाना चूक गया, तो हमने इसको क्या बोलते हैं, हमने प्रयत्न किया था उनको मारने का, ठीक है। तो धारा 121 से भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, ठीक है, या उस भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रेरण करना, ये धारा 121। धारा 121 ए मतलब भारत सरकार के विरुद्ध अपराध करने का मतलब एक तरह से साजिश करना, ये हो गया धारा 121 ए। इसमें जो दंड है वो आजीवन कारावास या 10 साल की सज़ा, वो अलग बात है, हम आल से कभी भी एग्ज़ाम में दंड नहीं पूछा जाएगा। ये दंड जो भी होता है, ये दंड हमेशा न्यायालय या न्यायाधीश तय करता है। आप कभी भी एग्ज़ाम देने बैठेंगे, आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कितना दंड है, क्योंकि वो न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि आपने जैसे कि छोटे मोटे आदमी को मारा तो आजीवन कारावास, वहीं आप किसी अच्छे बंदे को मार देते हैं, मतलब किसी पॉलिटिशियन को मार देते हैं या किसी अन्य को मार देते हैं, तो आपको कुटाई के साथ में आजीवन कारावास होती है। कुटाई पुलिस करती है, आजीवन कारावास न्यायाधीश देता है। तो वो मतलब आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, आपके जो अपराध है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि भारत में रेप का जो मतलब एक तरह से रेप की जो दंड है वो 10 वर्ष है, ठीक है। लेकिन अब रेप के साथ में यदि कितनी मतलब एक तरह से कायरतापूर्ण नृशंस तरीके से बर्बरता करते हैं, तो उसके अनुसार न्यायाधीश तय करता है कि इसको मृत्यु दंड दी जाएगी या इसको मतलब आजीवन कारावास दिया जाएगा, या आजीवन कारावास में भी सश्रम कारावास दिया जाएगा। सश्रम कारावास ये होता है कि मतलब जेल में आपसे पत्थर तोड़वाए जाएंगे, लेकिन एक नॉर्मल कारावास ये होता है कि आपको बस जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके बाद धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इरादे से हथियार इकट्ठा करना, मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया था कि प्रयत्न करना, और यहाँ पे क्या बोला है कि एक तरह से जो एक प्रोपोगंडा बना था कि खालिस्तानियों वाला, तो खालिस्तान, मैंने आपको एक मेरा एक दूसरा चैनल है
टेक्निकल अड्डा नाम से, उस पर मैंने एक बताया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लास्ट में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी, ऑपरेशन ब्लू स्टार की, आप वो देख लीजिए आके। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। एक जो वो था खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरवाला, उसने बहुत सी मात्रा में असलहा इकट्ठा कर लिया था और वो भारत सरकार के खिलाफ, यानी कि एक तरह से अपने अलग खालिस्तान देश की मांग करने लगा था। तो ये हो जाता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध, यानी आप भारत सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब आवाज़ उठाओ वो अच्छी बात है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध एक तरह से युद्ध की घोषणा उसने कर दी थी कि, और उसने लगभग 200 से ज़्यादा हमारे फौजी भाइयों को भी मार दिया था। बहुत गंभीर परिणाम उसके भुगतने पड़े थे। उसके तहत हमने मतलब भारतीय सेना ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने अमृतसर में टैंक घुसेड़वा दिया था, ठीक है, क्योंकि अंदर वो उसने बहुत असलहा भर रखा था। यानी ये समझ लीजिए उसने इतना असलहा भर रखा था कि इतना असलहा तो हमारे फौजी जो आर्मी की जो यूनिट थी ना, आर्मी की जो एक तरह से वही बोलते हैं यूनिट, इतना असलहा तो आर्मी की यूनिट नहीं लेके गई थी, उससे ज़्यादा उसने और उसके अनुयायियों ने जो स्वर्ण मंदिर था उसके अंदर स्टोर कर रखा था और वो वहाँ से धनाधन फायरिंग कर रहा था, ठीक है। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार मैंने समझाया, उसमें से आप देख लेना जाके, ठीक है। इसके बाद में धारा 123 आपको आई होप 22 समझ में आ गया, यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इरादे से हथियार इकट्ठा करना, ठीक है। धारा 123 ऐसी किसी सूचना को छिपाना जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित हो। ये आपको सबको समझ आया होगा। धारा 123 जैसे कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल बता दूं। कोई भाई यार प्लीज़ दिल पे मत लेना, जैसे कि कोई मुस्लिम है, मुस्लिम ही मैं ले रहा हूँ क्योंकि भाई बस कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति या कोई भाई मेरा भाई, मतलब दिल पे मत लेना, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आता है, मतलब आप सबको पता है पाकिस्तान से फंडिंग होती है, वहाँ से कोई आतंकवादी आया है और यहाँ पे आके, जैसे आप सबको पता था हमारा जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, बाटला हाउस एनकाउंटर में जो भी अन्य लड़के थे वो हमारे लोकल के ही थे, यानी कोई मेरठ का था, कोई मुजफ्फरपुर का था, मतलब हमारे यूपी के थे, कोई बिहार का था, ऐसे थे। लेकिन उनको जो फंडिंग हुई थी पाकिस्तान से थी, उनके साथ देने वाला एक व्यक्ति था, वो पाकिस्तान का आया था। यानी कि वहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है एक तरह से मतलब भारत सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह करने के इरादे से या किसी को मारने के इरादे से, यानी भारत को नुकसान पहुँचाने के इरादे से, ठीक है। लेकिन यहाँ का कोई व्यक्ति उसका समर्थन कर देता है या उसका साथ दे देता है। जैसे कि अब वो वहाँ से पाकिस्तान से आया, अब वो बाटला हाउस में, चांदनी चौक का जो बाटला हाउस रूम था यानी जो बिल्डिंग थी उसमें वो रहता है। लेकिन अब उस बिल्डिंग में जो अन्य लड़के थे उनको ये बात पहले नहीं पता थी कि ये क्या करने आया, लेकिन जब उनको बात पता चल जाती है कि ये व्यक्ति या ये लड़का क्या करने आया, उसके बावजूद भी वो लड़के उस बात को पुलिस को नहीं बताते हैं और उल्टा उसका ही समर्थन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से इसको अपराधी बोला जाता है कि आप कोई व्यक्ति कोई गलत काम करने जा रहा है और आप उस काम को मतलब छुपा रहे हैं, तो वो भी आपको भी एक तरह से अपराधी माना जाए क्योंकि आपने एक तरह से उसकी मदद की, ये बोला जाता है कानून की भाषा में। तो धारा 123 में क्या बोला, ऐसी कोई सूचना को छिपाना जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित हो, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद धारा 124 में बोला गया राष्ट्रपति या गवर्नर पर प्रहार करना या हमला करना जिससे वह अपने कानूनी कार्य पूरा न कर सके। जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो हमारे भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी ने सैंडर्स को मारा था, लेकिन सैंडर्स को मारने से पहले एक्चुअली उन्होंने सैंडर्स नहीं, वो जिस सैंडर्स को मारने गए थे उसकी जगह पर उन्होंने दूसरे सैंडर्स को मार दिया था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वो क्या था, वो थाने से निकला था, वो हालांकि पुलिस ऑफिसर था, ठीक है, शायद एसपी था वो वहाँ का, तो वो पुलिस ऑफिसर था, वो वहाँ से निकला और अपने काम में यानी अपने ऑफिस जा रहा था या अपने घर पे जो भी था। लेकिन यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति, यहाँ पे या तो राष्ट्रपति हो या गवर्नर, ये दो व्यक्ति जैसे अपने घर से निकले और अपने, चाहे गवर्नर है तो वो अपने विधानसभा में जा रहा है या राष्ट्रपति है वो अपने राष्ट्रपति आवास पे जा रहा है या पार्लियामेंट में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो उस समय उसके ऊपर कोई व्यक्ति हमला कर देता है, तो उसके हमला करने की जो एक तरह से व्याख्या दी गई है और उसके खिलाफ जो अपराध है, जो दंड है, उसकी व्याख्या दी गई है धारा 124। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मैं आज आपको केवल इतना ही बताऊँगा क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा हो रहा है और एक्सप्लेन होगा तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से एग्जाम्पल अगर रिलेट होते हुए चले तो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। धारा 124A राजद्रोह या लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा, चिन्ह द्वारा, किसी प्रश्न के द्वारा, कार्टून आदि के द्वारा। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि चाइना ने G7 समेत भारत की जो तुलना की थी, एक तरह से एक जानवरों से तुलना कर दी थी, यानी G7 कंट्रीज़ की, उसमें भारत भी इंक्लूड था, ठीक है। तो वो कार्टून के द्वारा
या चार्ली चैप्टो का कार्टून आता है जिसमें वो हिंदू देवताओं को या मुस्लिम देवताओं को एक तरह से कार्टून बना के बेइज्जत करता है। या अभी फ्रांस में एक कार्टून विकसित हुआ था जो मुस्लिमों के जो वो हैं पैगंबर साहब, उनके ऊपर मतलब उसने बनाया था। तो इस तरीके का यदि ऐसा कोई कृत्य भारत में किया जाता है तो उसकी जो सज़ा का प्रावधान है वो धारा 124A में दिया गया है। और ये धारा 124A मतलब बाद में जोड़ी गई। मैंने आपको बताया धारा ए लग गया है तो ये बाद में, और इसका भी आपको बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि कल को आपके पास में ऐसे ही केसेस आने वाले हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय राजद्रोह बहुत लग रहा है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट करके जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हो जाता है और ये हो जाता है राजद्रोह। इसके अलावा मतलब जैसे कि आप फेसबुक पे कोई आपत्तिजनक कंटेंट डाल देते हैं, कोई गलत न्यूज़ प्रकाशित कर देते हैं तो उसके खिलाफ, जिसके खिलाफ डाली है वो आपके ऊपर इस तरह से एफआईआर कर सकता है और वो धारा 124A के अंतर्गत आपके खिलाफ आईपीसी में एफआईआर लिखी जाएगी और इसी के अनुसार आपके ऊपर जो केस होगा वो चला जाएगा, वही न्यायालय सुनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी जो दंड है वो आजीवन कारावास हो सकता है या जुर्माना भी हो सकता है और 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। मतलब ये एक तरीके से ऐसा है, वो न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस तरीके की, किसकी बेइज्जती की है, किस समुदाय को ठेस पहुंचाया है, उसके बिहाफ पे न्यायालय निर्णय करता है। इसमें जनरली जो दंड है वो 3 साल से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है, वो आपके कृत्य के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद धारा 125 एशियाई शक्ति जो भारत का मित्र हो उसके खिलाफ युद्ध करना। आप सबको पता होगा, यदि आपने मैप देखा है इंडिया का, तो इंडिया का वर्ल्ड के मैप में भारत एशिया जो कॉन्टिनेंट है, यानी एशिया एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंट बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं, आप सबको पता होगा क्या नाम, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे एशिया में आते हैं। मतलब एशिया में भी उस क्षेत्र में आते हैं जिनका जो भारत का मित्र है, यानी आप सबको पता होगा सार्क में 8 कंट्री हैं, इसमें म्यांमार नहीं है। ठीक है, तो म्यांमार नहीं, हाँ वो सार्क में म्यांमार नहीं, तो ऐसे कंट्री जो भारत के मित्र हैं और एशियाई संगठन में आते हैं, यानी सार्क एक एशियाई संगठन है, वो उसमें भारत आता है और बाकी भारत के अलावा 7 और कंट्री हैं। अब जैसे भारत का कोई व्यक्ति नेपाल के खिलाफ यदि कुछ मतलब एक तरह से युद्ध करने की कोशिश करता है तो उसकी जो व्याख्या धारा 125 में दी गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आप ना, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, शायद आपको दिख नहीं हो, ओके सॉरी, ये देखिए आपको शायद अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसकी जो व्याख्या है वो धारा 125 में दी गई, यानी कि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, धारा 121 से भारत सरकार के विरुद्ध अपराध, 121 से मतलब कि जो अपराध की साजिश करना 121A में है। 122 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इरादे से हथियार इकट्ठा करना। धारा 123 ऐसी सूचना को छिपाना जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने से संबंधित। तो धारा 124 में राष्ट्रपति या गवर्नर पर प्रहार करना। धारा 124A राजद्रोह या कार्टून बना के किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना, फलाना जो भी होता है। ठीक है, इसके बाद धारा 125 एशियाई देशों के खिलाफ युद्ध करना, आपको मैंने दिख रहा होगा, जो भारत का मित्र हो उसके खिलाफ युद्ध करना। तो वो भी आप, उसके लिए भी यदि आप नेपाल के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं ना, भले आपके अंदर जैसे कि अब पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान सार्क का देश है, हालांकि हमारी उससे बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन यदि भारत का कोई नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे कि आप सप्ताहों में आ जाते हैं कि LMG लाइए, कि 47 लाइए, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे, XYZ जो भी, मतलब जब वो सिचुएशंस आती हैं तो सबके अंदर एक अलग जोश आ जाता है। लेकिन उस जोश के बाद भी यदि भारत का कोई, आप जाके मतलब बाघा बॉर्डर पे जाके मतलब AK-47 लगे पहुंच गए बाघा बॉर्डर पे, आपने दन वहाँ के 10 लोगों को मार दिया, तो भारत सरकार ये बिल्कुल नहीं सोचेगी कि आपने मतलब देशभक्ति में आके ये क्या, ना भाई 125 लगेगी आपके ऊपर सीधा लिखा धारा 125 में, एशियाई शक्ति जो भारत का मित्र है, भले वो भारत का मित्र नहीं है लेकिन सार्क में वो भी शामिल है, तो भारत को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये भारत का मित्र है, इसके खिलाफ युद्ध करना। नॉर्मल सी बात, मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, आप नेपाल समझ सकते हैं, भूटान समझ सकते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छे देश हैं। इन अब नेपाल थोड़ा बेवफा हो गया है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में धारा 126 में दिया गया, दिख रहा है आपको जी, धारा 126 में दिया गया, ऐसे किसी देश के क्षेत्र में लूटपाट करना जो भारत के साथ शांति समझौता हो। अब जैसे कि भूटान है,
भूटान का भारत के साथ में शांति समझौता है। इवन भारत भूटान को जो सुरक्षा मुहैया करवा रहा है वो भी भारत ही करवाता है, क्योंकि भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नेपाल के राजा से एक तरह से एक एग्रीमेंट कर रखा था, जिसमें भूटान ने सीधा बोल दिया था कि हमारी जो सुरक्षा है वो आपके हाथ में। तो नेपाल की तो सुरक्षा ही भारत कर रहा है। तो ऐसे मतलब अब नेपाल के भूटान की, तो भूटान में जाके कोई व्यक्ति वहाँ पे लूटपाट मचा देता है, तो इस संदर्भ में उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी 126 लगेगी और आईपीसी 126 के तहत वो दोषी होगा। ठीक है, मैंने आपको जो धारा 3 थी, धारा 3 में सीधा बोला गया था कि भारत के बाहर किए गए अपराध, भारत के बाहर किए गए अपराध, भूटान तो भारत से बाहर है, लेकिन उसमें सीधा बोला गया था यदि भारत के बाहर आप अपराध कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप भारत में ही आप दोषी समझे जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भूटान में जाके आपने एक तरह से आपने लूटपाट मचाई, तो लूट करना भी एक आपराधिक षड्यंत्र है। तो उस संदर्भ में भी आपके ऊपर धारा 126 लगेगी। इसमें 7 वर्ष का दंड है, यानी 7 वर्ष की कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। ये जो भी है वो लूट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया ये सब कुछ जो दंड है वो न्यायाधीश, न्यायालय ये निर्धारित करेंगे। ये तो बस आईपीसी में दे रखा है। ठीक है, अब लूट आपने कर दी, वहाँ के राजा को लूट लिया, तब थोड़ी ना 7 वर्ष की सज़ा देगा। तब तो वहाँ का राजा बोल देगा ना इसने हमारे साथ लूट की है, इसको तो भाई फांसी चढ़ाओ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो आपके लूट के ऊपर निर्भर करता है। आप किसी नॉर्मल नागरिक को लूट रहे तो बेचारा पता ही नहीं चलेगा, पुलिस भी नहीं सुनती है। ठीक है, लेकिन हाँ आपको एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर बनना है, आपको एक अच्छा भविष्य, भारत के एक अच्छा भविष्य निर्धारित करना है। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कल को यदि आप में से कोई इंस्पेक्टर बनता है, आप में से कोई लेखपाल बनता है, तो अभी तक जो चलता था ना उससे थोड़ा हट के, क्योंकि शेर ना पगडंडियों पे नहीं चला करते, या मतलब वो क्या बोलते पट्टियों पे नहीं चला करते। जैसे पट्टी वो बोल दी जाती है ना, एक गांव में जो कच्ची सड़क होती है तो उस पर साइड में दो एक रास्ते हो जाते हैं, जहाँ पे पहले के ज़माने में बैलगाड़ियाँ चला करती थी। तो वो एक मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी भी है उस पर। तो आपको कुछ अलग करना है और आई होप आप देश के स्वर्णिम भविष्य में अपना योगदान देंगे। ओके, अब धारा 127 में सीधा बोला गया धारा 125 और धारा 126 में उल्लेखित विपत्ति पर युद्ध में ली गई संपत्ति प्राप्त करना। मैंने आपको धारा 126 बताया था। धारा 126 में क्या था, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के साथ में शांति समझौता कर रखा है, ठीक है, भारत के मित्र देश हैं, उनमें आप लूटपाट मचाते हैं, उनके विरुद्ध युद्ध करते हैं। धारा 125, धारा 126 में ऐसे व्यक्ति जो भारत के साथ शांति समझौता कर रखे हैं और उनमें लूटपाट मचाते हैं। यानी कि 125 में मैंने बोला था कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध युद्ध करना। धारा 126 ऐसे व्यक्ति, ऐसे देश जिनके साथ में भारत मित्रता कर रखी है या भारत ने एग्रीमेंट कर रखा है, शांति समझौता कर रखा है, उनमें आप लूट मचाते हैं या उनके खिलाफ कोई साजिश करते हैं, तो उनके खिलाफ और वहाँ पे आपने कोई कांड कर दिया, उसमें आपने जो संपत्ति अर्जित की, जैसे कि धारा 126 में सीधा बोला गया है कि आप वहाँ पे आपने भूटान में जाके या नेपाल में जाके आपने लूट मचा दी। अब वहाँ पे जाके आपने अगर लूट मचाई, उससे आपने धन प्राप्त किया है, तो वो धन इलीगल होगा। ये किस में बोला गया, धारा 127 में। यानी धारा 127 भारतीय दंड संहिता की धारा 127 सीधा बोलती है कि 125 और 126 में उल्लेखित आपने कोई कांड किया है, उससे आपने जो भी संपत्ति अर्जित की है वो संपत्ति इलीगल होगी, ये बोला गया धारा 127 में। और इसके खिलाफ, यानी मतलब एक तरह से आप सोचिए, आप भूटान में गए, वहाँ पे आपने लूट मचाई, तो आपके ऊपर एक लूट की चार्ज लगेगी। सेकंड, धारा 126 लगेगी क्योंकि आपने भूटान में जाके लूट मचाई। 127 लगेगी क्योंकि आपने वहाँ पे लूट मचाने के बाद में संपत्ति अर्जित की। तो एक तरीके से 7 वर्ष की यहाँ पे है, 7 वर्ष की यहाँ पे, और जो आपने लूट मचाई है वो लूट के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी है। तो एक तरह से जब कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो वो एक अपराध नहीं होता है। आप सबने देखा होगा कि जब भी पुलिस एफआईआर लगती है कहीं पे भी, तो वो एक धारा में एफआईआर नहीं लगती। जब आप कभी भी एफआईआर की कॉपी देखें ना, तो कम से कम नहीं तो उसमें 7-8 धाराएं तो लगी ही होती हैं। ठीक है, क्यों, लूट अगर करने गए तो लूट की भी हो गई, आपने लूट की कोशिश की उसकी भी हो गई, वहाँ पे 307 भी बोल देगा, क्योंकि आपने उसके जब आप लूट करोगे तो मारपीट होगी तो वो सीधा 307 लगा देगा कि हत्या की कोशिश की। ठीक है, तो बहुत सी धाराएं हो जाती हैं। इसके बाद में धारा 128 में बोला गया लोक सेवक द्वारा राज्य के किसी कैदी को मर्जी से भागने देना। वो आपने 16 ही थी ना, हाँ 16 मूवी देखी होगी, आधे इधर जाइए बच्चों, मेरे पीछे आइए, वहीं पे वो कुछ होता है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। धारा 128 में बोला है कि जैसे कि आप इंस्पेक्टर बन गए, आप मुजरिम को न्यायालय में ले जा रहे हैं, रास्ते में
आपने उस मुजरिम से बोल दिया कि रास्ते में मैं ना पानी पीने के लिए उतरूँगा और आपकी मैं हथकड़ी खोल दूँगा। आप मतलब जैसे आप टॉयलेट करने के लिए उतरते हो जनरली हथकड़ी खोल लेनी पड़ती है, ठीक है, उसमें आप भाग जाना। उसमें एक इंस्पेक्टर की सहमति थी और उस सहमति से वो कैदी भागा, तो वो इंस्पेक्टर होगा ना, वो धारा 128 के अंतर्गत अपराधी होगा, ठीक है। इसके बाद धारा 129 लोक सेवक की लापरवाही द्वारा कैदी का भागना। जैसे कि जनरली है 5 सिपाही हैं, एक इंस्पेक्टर है, एक जीप में बिठा के किसी मुजरिम को ले जा रहे हैं। अब ये लोग तो अपनी मस्ती में लगे, जैसे इनने पी ली भाई दारू, नॉर्मल सी बात मैं बता रहा हूँ, कोई भाई अगर दिल पे मत लेना, ठीक। धारा 129 बोला गया लोक सेवक की लापरवाही द्वारा, 128 में बोला इसकी मर्जी से और 129 बोला इसकी लापरवाही से, ठीक है। यानी कि ये गए और मुजरिम को लेके जा रहे हैं या पेशी से वापस लेके आ रहे हैं, न्यायालय से पुलिस ने बोला कि हमको इनकी हिरासत चाहिए 5 दिन की, तो न्यायालय ने हिरासत एक्सेप्ट कर दी और पुलिस वाले उसको लेके आ रहे हैं। रास्ते में पड़ गया ठेका, सभी पुलिस वाले हो गए टल्ली, ठीक है। अब टल्ली हो गए, ऐसे मुजरिम क्या किया, मुजरिम भाग जाता है। तो इस संदर्भ में वो सारे पुलिस वाले प्लस वो इंस्पेक्टर धारा 129 के अंतर्गत अपराधी होगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद धारा 130 में बोला कोई भी व्यक्ति कैदी को शरण देना या भागने में मदद करता है तो वो धारा 130 के अंतर्गत अपराधी होगा। आप सबने पता होगा अभी जो पहलवान था ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार, तो सुशील कुमार जी भागे थे सागर राणा का मर्डर करके। तो सुशील कुमार जी की सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई लोगों ने उनको अपने यहाँ पे रोका था, कई लोगों ने उनकी मदद की। तो वो सुशील कुमार जी सबको पता था ये व्यक्ति मर्डर करके भागा है, ठीक है। उसके बावजूद भी कई उसके साथियों ने, कई उसके रिश्तेदारों ने उसका समर्थन किया या उसको एक तरह से अपने घर में छुपाया, अपने घर में रखा। तो उस संदर्भ में उन सभी के ऊपर धारा 130 लगेगी। आपने अगर न्यूज़ देखी होगी तो सिर्फ सुशील कुमार के ऊपर 302 लगी है, ठीक है, और मारपीट का चार्ज लगा है, गैंगस्टर एक्ट लगा है और हत्या की जो धारा है 302 वो लगी है। लेकिन उनका जो समर्थन किया था, एक उनका दोस्त था, वो उसके ऊपर भी सेम चार्जेस लगे हैं और उनके साथ देने में यानी कि जहाँ जहाँ पे वो रहते वो तो पुलिस ने कॉल ट्रेस करके पूरी रिकॉर्ड जो भी था सारा निकाल लिया। तो उस संदर्भ में सुशील जिस घर में रहा था उन सभी के खिलाफ धारा 130 में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन जिनका नाम लिया उन्होंने या जिन जिनका बताया गया उन सब के ऊपर धारा 130 लगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, वो कैदी था या कैदी नहीं, वो अपराधी था और अपराधी को अपने घर में मतलब शरण दी। ये हुआ एक तरह से एग्जाम्पल। अब इसमें क्या बोला, कैदी को, जैसे कैदी अब यहाँ से लापरवाही से भाग जाता, उसके बाद में उसको शरण दी जाती तो वो हो जाता धारा 130। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, धारा 121 से मतलब कि युद्ध करने का जो एक तरह से साजिश है। 121A धारा 122 भारत के सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठा करना। 123 ऐसी सूचना को छिपाना जिससे भारत सरकार का मतलब एक तरह से युद्ध हो, छिड़ने की आशंका हो। 124 राष्ट्रपति या गवर्नर के ऊपर एक तरह से हमला। 124 राजद्रोह या लिखित मौखिक या किसी अन्य मतलब आप समझते हैं उसके द्वारा किसी धर्म विशेष की भावनाओं को किसी को आहत करना, इस तरीके से, ठीक है। 124A 125 भारत एशियाई शक्ति जो भारत का मित्र है उसके खिलाफ युद्ध करने की कोशिश करना। 126 ऐसे देश जिनके साथ भारत ने शांति समझौता कर रखा उनमें लूटपाट मचाना, उनके खिलाफ युद्ध करना। 127 125 और 26 में जो संपत्ति आपने अर्जित की है उस तरीके का जो भी दंड विधान है। 128 लोक सेवक द्वारा राज्य के किसी कैदी को भागने अपनी मर्जी से भागने देना। 129 लोक सेवक की लापरवाही द्वारा कोई कैदी भाग जाता है। 130 कोई व्यक्ति कैदी को शरण देना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आप ये हो गया राज्य के विरुद्ध अपराध। और ये जितनी भी धाराएं 9 धाराएं हैं ना, प्लीज़ यार इनको एक तरह से एक मतलब दिमाग में बिठा लेना। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। इसके बाद में ये लीजिए, यहाँ का ले लीजिए, पहले आप इतना ले लीजिए, बचा हुआ मैं अभी आपको ऊपर बढ़ा देता हूँ। ये लीजिए, ले लिया होगा आपने, ठीक है, ले लिया। चलिए अब ये ले लीजिए, ओके। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अध्याय 7, ये अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराध। प्लीज़ यार पूरा याद करके बैठिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मतलब उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में, ओके, बाय बाय।